द वेयर पॉइंट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज जो खास चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई रोटेशन पॉलिसी की जो लिस्ट आई है दिल्ली नगर निगम के सभी 272 वार्डों पर बड़े स्तर पर बदलाव करके इलेक्शन। रब्बानी आई थिंक सो अपने नेटवर्क इश्यूज है, उसको जो है थोड़ा बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। अभी मैंने सभी को म्यूट किया है। अभी आ रही है? ठीक है। आप सभी लोगों का द वेयर पॉइंट न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई नई रोटेशन पॉलिसी की लिस्ट दिल्ली नगर निगम के सभी 272 वार्डों पर बड़े स्तर पर भारी बदलाव किए गए हैं। अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए सीटों को रोटेट किया गया है। इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारी विधानसभाओं में, चाहे वो चांदनी चौक विधानसभा की बात हो या फिर बल्ली मारान की बात हो या फिर मटिया महल विधानसभा की बात हो, उनमें से सभी वार्डों में से ज्यादातर दो दो वार्डों को लेडीज आरक्षित कर दिया गया है, कहीं एससी आरक्षित भी किया गया है। तो इसी पर हमारी चर्चा है। सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों को रोटेशन पॉलिसी के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में एससी जाति की महिलाओं के लिए भी इस बार सीटों को आरक्षित किया गया है, जबकि सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों की अनुसूचित जाति के लिए इस बार आरक्षित कर दिया गया है। सीटों को फेरबदल के बाद काफी बड़ी मुश्किल तमाम राजनीतिक गलियारों में, सियासियों में वो पैदा हो गई है, कश्मकश, क्योंकि टिकटों के लिए कुछ कार्यकर्ता लगातार पुराने समय से ही मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी ये लड़ाई जो है आगे बढ़ गई है। शाहिद गंगोई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये रोटेशन जो किया गया है इस पर आप क्या कहेंगे, कितनी सहमति बना पाएंगे? क्योंकि अगर मटिया महल की बात करें तो वहां आम आदमी पार्टी से एक एक वोट से भारी मात्रा में उम्मीदवार हैं, लेकिन दो सीटों को महिला आरक्षित कर दिया गया है। माइक खोल लीजिए शाहिद गंगोई साहब, माइक खोल लीजिए आप अपना, फोन से ही खुलेगा। गंगोई साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, अगर किसी और साथी हेलो को हम जी हेलो। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, सभी को आ रही है। अच्छा, आ गई है आवाज? जी रब्बानी साहब, हेलो। जी, आवाज आ रही है आवाज आ आपकी रही है? शाहिद साहब, बिल्कुल साफ तौर पर आपकी आवाज आ रही है। ऐसा है, 12 जनवरी को दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। उसमें दिल्ली की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सुझाव दिए थे कि नियमानुसार इसको कर दिया जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो दूसरे दल थे या दिल्ली की जनता थी, उनसे कहा गया था कि आने वाले सोमवार तक यानी 17 जनवरी तक अपने सुझाव दे दें। तो सुझाव में हमने भी अपना सुझाव वहाँ दिया था और उसमें ये कहा था कि 2017 का जो दिल्ली स्टेट इलेक्शन का ऑर्डर है वो 2011 के सेंसर पर आधारित है, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि शेड्यूल कास्ट सीटों को हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज के एतबार से डिसाइड करा जाएगा। उसी आधार पर उन्होंने उस ऑर्डर में ये भी जिक्र किया कि दिल्ली की 12 विधानसभाएं जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व रखी गई हैं, वो भी एससी पॉपुलेशन की हाईएस्ट परसेंटेज को लेकर किया गया था। तो वही आधार बनाते हुए 2017 में किया गया, जहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन थी वहाँ उसके वार्ड को रिजर्व कर दिया गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जहाँ हमारी नॉर्थ दिल्ली की 20 सीटें आती थी आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको आरक्षण दे दिया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए कहीं 68% थी, फिर 63%, 62%, 61%, जहाँ भी उनकी तादाद 20 आ गई तो उसको वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद जो बाकी की 104 सीटों में से 20 घटा के 84 सीट्स थी, उनको 50% लेडीज और 50% जेंट्स के लिए कर दिया गया। जो क्राइटेरिया उसमें अपनाया गया था 13579, इस प्रकार जो सीरियल चल रहा था उसके आधार पर इन इन 1357 वाली सीट्स को लेडीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमने अपने 17 जनवरी के सुझाव में ये कहा
वो जो 2017 का ऑर्डर था उसी को मानते हुए ये फर्दर रोटेशन खाली जेंट्स और लेडीज का करा जाए। वो आधार सही है, क्योंकि इस बार जो कोई डिलिमिटेशन तो होने नहीं था। सेंसस 2021 की जो रिपोर्ट है वो अभी आनी है, पेंडिंग है। उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा, और जो भी कोई नया फार्मूला हो उसके आधार पर करा जाए नए शाहिद साहब, सेंसस के बाद। इलेक्शन कमीशन, दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो अपनाया है इस बार, ये पूरा अमेंडमेंट जो भी किया है इन्होंने सन 2011 के एक्ट के तहत किया है, लेकिन इसमें 80-20% सीटों को आरक्षित कर देना, ये कहां तक उचित है? 20 सीटें जो है, 100 सीटों में से 20 सीटें, 104 सीटें हैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में, 20 सीटों को आरक्षित किया गया है एससी के लिए। तो मैं अवेयर पॉइंट के माध्यम से जो जूम मीटिंग चल रही है ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दिल्ली की 272 वार्डों के लिए, उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि दिल्ली के अंदर जितनी परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससीज की, उसको आधार बनाकर सीटों को रिजर्व करना है। तो हमारी अगर हम नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो 19.38% है। बिल्कुल। तो उसके आधार पर 104 में से 20 सीटें इसकी एससी कोटे की बनती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना किसी को कोई आपत्ति है। तो उसी को कैसे डिसाइड हो इस बारे में रूल्स रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सब लोगों के सहमति से हाईएस्ट पॉपुलेशन को लेते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बात रखी थी और उसको एग्री कर लिया था तभी सभी दलों ने, उसी आधार पर वो सारी सीटें 20 रिजर्व कर ली। लेकिन सर, लेकिन इस बार क्या हुआ है जी, इस बार ये हुआ है कि उन्होंने वो हाईएस्ट पॉपुलेशन का, हाईएस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला ना अपनाकर इन्होंने लास्ट 2017 के अंदर जो रिजर्वेशन किया गया था, और जहां 20 पर आकर हमारी टिक गई थी, मान लीजिए 26.52% जो लोवेस्ट वाला आया था 20 वाला, तो वहां से उन्होंने परसेंटेज शुरू करके नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर पर चले गए। अब इसमें हुआ ये है कि 48% जैसे हम बात करें देवनगर की, वहां 48% वाली जो एससी सीट थी वो जनरल कर दी गई, और 21.52 की सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई। तो ये एनालॉगी जो दिल्ली स्टेट इलेक्शन ने अपनाई है, ये गलत है मेरे एतबार से। बिल्कुल। इसी पे जो है मैं हाजिर शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी का भी पक्ष में आपसे इस पे पूछना चाहूंगा कि आखिर इतनी भारी तादाद में महिला और एससी सीटों को आरक्षित किया गया है, तो किस आधार पे ये किया गया है? आखिर दिल्ली सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने क्या सुझाव दिए थे? हाजिर शाह साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? माइक खोल लीजिए, आप अपना माइक खोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर शाह साहब, मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी ने क्या सुझाव दिए थे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में इस वक्त आम आदमी पार्टी है और भारी तादाद में इससे जो है कैंडिडेट्स पर काफी, जो कार्यकर्ता है उन पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि काफी तादाद में, अगर मैं मटिया महल विधानसभा से जहां से आप ऑब्जर्वर हैं, वहां काफी ज्यादा जो है वो टिकट के दावेदार हैं एक एक वार्ड पे। लेकिन अब महिला 2 सीटें कर दी गई हैं, एक एससी महिला कर दी गई है, तो कितना मुश्किल होगा पार्टी के लिए? देखो, पार्टी जो है ना वो हर चीज के लिए तैयार है। आप लोग जानते हैं पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, ना कि किसी और चीज पर राजनीति कर रही है। हाजी साहब, जो पार्टी ने मैं मुद्दों किया है, मैं पार्टी के कार्य नहीं, मैं इस पे पूछ रहा हूं कि आखिर टिकट का क्राइटेरिया किस तरह से बांटेंगे? मुश्किल सामने आने वाली है। सर, राकेश भाई काउंसलर मेरे साथ ही थे, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे माइनॉरिटी में लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया कल, तो राकेश भाई को बुला रखा था मैंने जी, और वो अपनी वाइफ को लड़ाने के लिए तैयार है। पार्टी तो जिसको टिकट देगी वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और लेडीज और जेंट्स से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इरशाद साहब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना है, लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए हर कोई तैयार है। साजिद अंसारी भी मेहनत कर रहे हैं और उनकी बीवी को भी पोस्टर में सीधे तौर पर देखा जा सकता है पुरानी दिल्ली में। और ऐसी बात नहीं, राजू हैं तो उनकी बहन पिछली बार निगम का चुनाव लड़ी। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इस गतिविधि में अब ये जो फैसला दिल्ली इलेक्शन कमीशन का आई गया है, तो कितनी मुश्किल आपके लिए सामने आने वाली है? भाई, मैं भी आपको वही समझा रहा हूँ, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। दिल्ली की खिदमत की गई है
और जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वो विकास के ऊपर लड़ेगा, और जो हमारे लोगों ने विकास किया है, काउंसलर ने, एमएलए ने, आगे अगर जो एमसीडी आती है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीतती है, तो जैसे कि विधानसभा में विकास हुआ ऐसे एमसीडी में विकास होगा और ये धांधलीबाजी खत्म हो जाएगी। जो हमारे यहाँ से नाम जाने थे वो नाम चले गए, सर्वे के ऊपर टिकट मिलेगा, जिसका सर्वे में नाम चलेगा, आप लोगों की डिमांड होगी पब्लिक की, उसी आधार पर उसको टिकट मिलेगा। अभी ये दिल्ली की जो मेंबरशिप सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या इसी के आधार पर टिकट बांटेगी आम आदमी पार्टी? मैंने एक निजी अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है ये एक क्राइटेरिया अपना रही है कि कम से कम इतने सदस्य हर एक व्यक्ति बनाए, लेकिन उसमें ये भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम सामने आई कि लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई कराना उनकी आईडी लेकर, ये कितनी मुश्किल काम है। तो उसको कैसे कर पाएगा जो एक फाउंडर मेंबर है, जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम करता आ रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोविड का टाइम है। ऐसा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में विधानसभा में 20-20 हजार मेंबर बन चुके हैं। मेंबर के ऊपर टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा जो पब्लिक के अंदर लोकप्रिय होगा, जो पब्लिक की सेवा करेगा, उस आदमी को टिकट मिलेगा, जो हमारा कार्यकर्ता होगा। जो हमारे कार्यकर्ताओं को पब्लिक से बाकायदा पूछा जाएगा। सर्वे चल रहा है हमारा पार्टी का, एक बार सर्वे हो चुका और सर्वे होने अभी बाकी है। जो आदमी सही होगा पार्टी उसी को टिकट देगी। ये तो पार्टी का काम है सदस्य बनाना, नहीं, ये मेंबर्स का काम है, मेंबर्स को काम दिया जा रहा है। इरशाद साहब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आखिर ये किसका काम है किसका नहीं है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि एक विधानसभा के अंदर 3 वार्ड हैं और हर एक पर 5-5, 6-6 दावेदार थे, लेकिन स्टेट कमीशन की, नया स्टेट कमीशन की जो लिस्ट आई है उसके आधार पर सिर्फ एक ही वार्ड बचा है जो मेंस के लिए है, अब जो जनरल रह गया है। तो उसमें कितनी मुश्किल सामने आने वाली है, मैं उससे के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बात करूं मटिया महल विधानसभा की, तो वहां से स्थानीय विधायक और उनके खुद के बेटे आलिम मोहम्मद इकबाल अगर वार्ड 87 पर आ जाएंगे तो एम अकबर राजू कहां जाएंगे, साजिद अंसारी कहां जाएंगे, और जो दूसरे दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, उन तमाम लोगों का क्या होगा। इसी तरह चांदनी चौक विधानसभा में है कि 2 वार्डों को महिला आरक्षित कर दिया गया है, उसमें एक SC किया गया है। रब्बानी भाई, टिकट तो मैं भी मांगूंगा वार्ड 85 से, क्योंकि मैं भी वर्कर हूँ पार्टी का और इलाके की खिदमत करता हूँ। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन टिकट पार्टी उसी को देगी जो जिसको इस काबिल समझेगी। पब्लिक में सर्वे होगा, पब्लिक की डिमांड पर ही टिकट दिया जाएगा, ना कि कोई MLA का बेटा हो या कोई ऑब्जर्वर हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, उसको नहीं मिलेगा। पार्टी में जिसका सर्वे में नाम आएगा उसको मिलेगा और फिर हम सब मिलकर उसी को इलेक्शन लड़ाएंगे। रब्बानी साहब, ऐसी बात नहीं है कि आदमी नाम के ऊपर टिकट मिलेगा। चलिए शाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बारे में कि जो कह रहे हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है बात, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस के लिए बात करूं मटिया महल विधानसभा से, सीताराम बाजार से इस वक्त कांग्रेस की पार्षद है सीमा तायरा, उनके जो भाई हैं महमूद जिया, कुंवर शहजाद हैं, आकिल नन्नू हैं, एक ही सीट है मटिया महल की और इतने ज्यादा दावेदार हामिद खान हैं, तो ये दावेदारियां कहां जाएंगी? शाहिद साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होगा आखिर, किस आधार पर पार्टियों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? माइक अनम्यूट कर लीजिए शाहिद साहब आप अपना। हेलो जी, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कौन कहां से लड़ेगा ये सेकेंडरी मुद्दा है। आपका जो मेन इशू है 272 वार्डों का रोटेशन। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंट करा है जिन्होंने दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन में, वो इनकी एक विधायिका आतिशी थी और दूसरे आदिल खान थे। तो इन दोनों लोगों से हमारी बातचीत हुई सर्वदलीय बैठक होने के बाद कि आपका क्या मुद्दा वहां रहा। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि नियम अनुसार जो भी आप रोटेशन करेंगे हम उसको मान लेंगे, लेकिन वो नियम अनुसार तो हुआ नहीं ना। जो 2017 का जो वर्डिक्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, उसमें ये कहा गया है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ परसेंटेज से डिसेंडिंग ऑर्डर में 20 सीटें कर देंगे। वो कर दी। तमाम सियासी पार्टी खाली ये चाहती थी सीटों का केवल रोटेशन हो, जेंट्स को लेडीज में, लेडीज को जेंट्स में, चाहे वो SC की हैं चाहे जनरल कैटेगरी की हैं। तो ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया।
मान लीजिए पकड़ लिए सुल्तानपुरी, वहां जो 3 हायर परसेंटेज एससीज की सीटें थी उनको जनरल कर दिया गया, 22% वालों को जो है रिजर्व कर दिया। तो ये तो आघात पहुंचाया गया है। 21.5% को लेकर वार्ड 86 को रिजर्व कर दिया। शाहीन की जो सीट है कुरैश नगर की, उसको एससी एससी वार्ड कर दिया गया। एससी वार्ड कर दिया गया। तो ये हमारे जो 9 वार्ड है इसमें केवल 2 वार्ड ये रह गए हैं जहाँ 85 और 87 जहाँ पुरुष कैंडिडेट लड़ सकते हैं। बाकी 7 वार्डों पे ये मुस्लिम बेल्ट के अंदर लोगों के साथ उनको इलेक्शन फाइट करने के लिए वंचित कर दिया गया है। ये बहुत ही इलीगल काम हुआ है। इस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट फॉरवर्ड आकर बोल नहीं सकती है, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। एससी चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है, अगर कुछ शायद साहब अगर ठीक है पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए नहीं बोल सकती, लेकिन जो स्थानीय लोकल नेता हैं उन लोगों को पार्टी आलाकमान तक के इस बात को नहीं पहुंचाना चाहिए कि हमारे वार्ड कुरैश नगर में ठीक नहीं हुआ है, सुल्तानपुरी में ठीक नहीं हुआ है, आप नोटिस कीजिए या लेटर लिखिए इलेक्शन कमीशन को कि ये ठीक नहीं है, या इसके लिए जो प्रावधान है वहां कोर्ट भी जा सकते हैं कि ये सही आधार पे नहीं हुआ है, आघात किया गया है। रब्बानी साहब, ये जितनी भी पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं ये अपने तौर पे अपनी पार्टियों को कोई भी चीज सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये टिकट के दावेदार हैं, इनका ही टिकट काट दिया जाएगा। ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं आप। तो ये भी एक इसमें टेक्निकल चीज है। अगर इरशाद साहब ने ये बात अपने पार्टी हाईकमान को कही गई, इनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई है कांग्रेस वालों से, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पार्टी के खिलाफ हो जाएगा, पार्टी इसको साइड कर देगी, लेकिन क्या यही नेताओं के वजूद हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्थानीय अगर कोई काउंसलर है, क्या एमएलए उसको इस पर नहीं देनी चाहिए अपनी कमिटमेंट? इमरान हुसैन को नहीं कहना चाहिए कि बल्ली मरान विधानसभा के अंदर आपने जी ये मुस्लिम वार्ड है पूरा कुरैश नगर, यहाँ से बहुमूल्य मुस्लिम है, आपने इसको एससी क्यों कर दिया? रब्बानी साहब, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस सारे फैसले के अंदर खुद इमरान हुसैन साहब भी इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि अपनी सीट को अपने लिए आरक्षित करने के लिए वो इसके पीछे हैं, क्योंकि वो दिल्ली स्टेट के मिनिस्टर जो हैं उनके अंडर में ही इलेक्शन के अफेयर्स आते हैं। तो उनकी सीट कुरैश नगर कर दी गई। तो ये अपना मंत्री होने के नाते अपनी एडवाइस दे सकते थे स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जो उन्होंने नहीं दी है। तो इसमें ये सारे इन्वॉल्वमेंट है। और बाकी के जो हमारे मुस्लिम एमएलए हैं, वो शुभ इकबाल साहब है या अब्दुल रहमान है, हाजी यूनुस हैं, तो उनका मतलब शुएब इकबाल साहब के अलावा किसी का इतना बेस नहीं है जो जमकर किसी बात को कह सके। और आपने देख लिया ज्यादा बोलने की वजह से अमानतुल्लाह खान को भी साइड किया हुआ है। उनको ना पीएससी में जगह दी हुई है, ना नेशनल एग्जीक्यूटिव में जगह दी हुई है। मैं अब जवाब चाह रहा हूं मोहम्मद कामरान आपसे। आप मुझे बताइए, आप हर मुद्दे को उठाकर पहुंच जाते हैं, सीधा ट्विटर पे ट्वीट करके ग्रुपों में भी पोस्ट करते हैं आप अपनी वेलफेयर की तरफ से, क्या आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे कि मुस्लिम सीटों को आखिर जो मुस्लिम सीटें उनको एससी आरक्षित क्यों किया गया है? ये मुद्दा नहीं है क्या? इसके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे? दिमाग इधर चले जा इतना तो घर में बिल्कुल नहीं चलता। मैं बैठी बात कर दी और कितने तक जड़ गया। मैं क्या लाया, मैं मना कर रखा, मेरे सामने यहाँ बैठा करो, कितने तक जड़। जी कामरान भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कामरान साहब आप क्या स्क्रीन पर हैं? कामरान भाई, कामरान साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी क्वेश्चन रिपीट करें रब्बानी भाई, नेटवर्क इशू था तो सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ, आप हर एक मुद्दे को लेकर, किसी भी नेता की कोई भी बयानबाजी को लेकर तुरंत ट्वीट कर देते हैं, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। क्या ये चुनावों में जो आघात मुस्लिम सीटों पर किया गया है, ये रोटेशन जो किया जा रहा है, कितना उचित है? क्या इसके लिए कोर्ट नहीं जाएगी आपकी वेलफेयर? देखिए रब्बानी, ये जो रोटेशन किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 का वायलेशन है कि कोई भी स्टेट या कोई भी स्टेट एजेंसी जो है वो किसी कास्ट या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। बट अभी तक जो देखा गया है वो यही है कि एक तरीके से हम देखें तो ये ठीक भी है, क्योंकि जो हम अगर सब खाली वॉल सिटी की ही बात करें, नहीं आप वायलेशन भी बता रहे हो, ठीक भी बता रहे हैं। कैंडिडेट है जो अभी जो इन प्रेजेंट, देखिए वायलेशन वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है,
जो मैं ठीक बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों में जो से मेरा एक, पर्सनल दोनों में से एक ही को उचित समझिए। अभी जो सिटिंग को, मैं तो उचित ये दोनों को ही समझता हूँ, कि मेरी अपनी थिंकिंग है, तो मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक ठीक है, है, आप थिंकिंग पे बात जो कीजिए। ये अभी तक वॉल सिटी के काउंसलर थे उन पे जो उन इन प्रेजेंट जो काउंसलर्स थे उनका क्वालिफिकेशन क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। कितने एजुकेटेड काउंसलर्स हैं अभी नहीं पता। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली जो है अनएजुकेटेड काउंसलर्स जो है इन प्रेजेंट है, क्या वर्किंग उनकी उनको खुद नहीं पता। हमारे इलाके की जो वॉल सिटी के रेजिडेंट्स थे वो उनको कंप्लेंट करते रहते हैं कि जो है सफाई करवा दो, वो तक तो करवा नहीं पाते, तो वो क्या करेंगे। तो मतलब आप ठीक है, आप सीधा काउंसलर्स पे ले जाके वही आप वेलफेयर वाली इसलिए राजनीति, आप वहीं ले देखिए, जाके उसको चौपट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इसको राजनीतिक पार्टियों को, या देखो आप इसको रब्बानी, कोर्ट लेके नहीं जा सकते? आपको लग रहा है गलत हुआ है, आपका अगर आप पर्सनली मान रहे हैं, लेकिन अगर लोगों का व्यू लेंगे, आप एक वेलफेयर, एक ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है, तो उसमें नहीं लगता आपको कि ये गलत हुआ है रोटेशन? कामरान साहब, हारिस सिद्दीकी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितना उचित है ये रोटेशन? 272 वार्डों पर माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हारिस सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिलाल साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप जवाब दे दीजिए। रेजिडेंट्स को वो परेशानियां जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है इन सभी लोगों का, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। कामन भाई भी बार बार थोड़ा अनम्यूट, कभी आ जाते हैं, कभी चले जा रहे हैं। हारिस साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो जी। जी सर। सर, मैं पूछ रहा हूँ ये रोटेशन कितना उचित है, इसके लिए क्या आप लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? आखिर जनता का जैसे मुद्दा मैंने है। कामरान साहब की बात सुनी, कुरैश नगर, आप मेरी बात सुनिए, कुरैश नगर एक मुस्लिम वार्ड है, और वहाँ मोस्टली देखा जाए तो चिकन मीट का कारोबार होता है। एक एससी काउंसलर वहाँ आएगा तो उसके क्या फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ सर फर्क पड़ेगा। इसके लिए जो हमारे मिनिस्टर है, ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं दिल्ली के, उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये तो एक तरीके से हम लोगों को जो क्षेत्र है वहां पे थोपा गया है एक तरीके से ये। तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके जो ये बना रहे हैं उस पर हम मोहर लगा दें और अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। और आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, जब कोई एससी वहां पे काउंसलर आएगा, तो जैसे मीट का कारोबार है, अभी हमने पिछले दिनों में देखा था लोनी में एमएलए ने जो करा था, वो हमारे सामने जीती जागती मिसाल है कि मैं अपने मीट का काम नहीं होने दूंगा। हाँ, नंद किशोर गुर्जर तो ये वाली की दुकानें बंद कीजिए। सभी जो जिम्मेदार लोग हैं दिल्ली के, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। तंजिल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तंजिल साहब अगर हमारे स्क्रीन पर हैं, या कामरान साहब अगर आप सही से सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, तो आगे क्या स्टैंड आप लोग करने वाले हैं, जरा एक बार बताइए तो सही। शाहिद गंगोई साहब ने बताया कि ये पूरी तरह से एक मतलब के क्या स्टैंड सुनना चाहते हैं रब्बानी, ये बताइए। नहीं, कुरैश नगर की सीट को ही आप उठा लीजिए ना। कुरैश नगर मंत्री हैं वहाँ, इमरान हुसैन विधायक भी हैं वहाँ से, और मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। कुरैश नगर की मुस्लिम सीट है, वहाँ मोस्टली मीट का काम होता है, मुर्गे का, चिकन का कारोबार होता है। वहाँ एक एससी काउंसलर आएगा तो कितना फर्क पड़ेगा उससे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कामरान साहब, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए शाहिद साहब, हमारे साथ अरशद फाकरी साहब जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई कि आप हमारे साथ हमारे लाइव जूम पे जुड़े।
रोटेशन जो किया गया है दिल्ली इलेक्शन कमीशन की ओर से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 272 वार्डों में के रोटेशन अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि सन 2017 का पूरी तरह से उसको एक अगेंस्ट करके उसको ले गए पूरे लॉ को और ले जाके रोटेशन कर दिया। और उसमें एक मुस्लिम सीट, अगर मैं उसी कई सीटें ऐसी, एक मुस्लिम नहीं, लेकिन हमारा जो ये जिला है चांदनी चौक का, तमाम राजनीतिक पार्टियों के एतबार से बल्ली मारान विधानसभा में कुरैश नगर को वुमेन से एससी कर दिया गया है। अरशद साहब अनम्यूट कर लीजिए। देखिए ऐसा है, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है जी। देखिए ऐसा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है बैठकर, ये जो एक ऑफिस इसके उसमें अपना के तमाम पहले से उसी को ये लेकर इन्होंने ये सब किया है। 272 सीटों पर इन्होंने जो है ये सारी सब, इसमें ये नहीं देखा कि कहाँ कितना वोटर कौन सी कास्ट का है, क्या है, इस तरह नहीं देखा गया। अगर देखा जाता कि कहाँ हमारा कितना वोटर है और कौन सी क्लास है और कौन सी कैटेगरी है, अगर उस हिसाब से डिवाइड किया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। जैसा कि हमारे यहाँ चांदनी चौक, बल्ली मारान और सुई वाला, ये सॉरी मटिया महल, ये 9 सीटें 9 में से सिर्फ 2 जेंट्स की गई हैं। इसी तरह आपने जो बार बार, मैं क्योंकि देर से जुड़ा हूँ, मैं अभी 5-7 मिनट पहले जुड़ा हूँ, तो जैसा कि आपने कुरैश नगर का बताया, तो कुरैश नगर का इन्होंने जो है वो वही देखा है कि ये 1 बाय 1 करते आगे बढ़ते गए और उसको बांटते चले गए। उसी में कुरैश नगर में कोई इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर कितना वोटर किस कास्ट का है, ये देखे बगैर इन्होंने ST SC का डाल दिया है। और जहां तक ये सवाल रहा कि अगर यहाँ ST SC अगर कोटे से जो कोई खड़ा होता है वो जीतता है, जाहिर बात है कि जब सीट ही ST SC की है तो ST SC का ही आएगा। तो ST SC का वो हो सकता है कि वो आगे जाके और अच्छा काम करे, क्योंकि उसे तजुर्बा है काम करने का, सफाई का तजुर्बा है, और ये कि कहाँ पर किस तरह वर्क करना है। तो मैं समझता हूँ कि जीतने के बाद ST SC जो है ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कर ही चुका है। अब तो वहां से SC ST लड़ेगा। अब इसमें कोई अगेंस्ट तो गया नहीं है अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी। जहां भी रोटेशन हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम सीटों पे रोटेशन गलत तरीके से हुआ है, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पूरी तरह से, अब देख सकते हैं आप देवनगर की बात, 94 नॉर्थ ईस्ट की, हमारा नॉर्थ का ही है, तो वहां वो पहले SC वुमेन था, अभी उसको जनरल कर दिया गया है, जबकि वहां ज्यादातर आबादी SC है। तो वो किस आधार पे आखिर किया है, उसके लिए कोई उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन को जाके दरवाजा खटखटाएगा, कोई राजनीतिक पार्टी कहेगी कि भैया, या फिर सिर्फ वोटर को लुभाने के लिए ठीक है जी जो हो गया लड़ लेंगे चुनाव, या वादों पे, वही फ्री के वादों पे चुनाव इसी तरह से होगा। इन्होंने, मैंने जैसे कि पहले बताया कि इन्होंने कास्ट, कहाँ कितना वोटर है, किस कास्ट का है, कहाँ किसको कितना मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, उसको सीट्स मिलनी चाहिए, इन्होंने ये सोचे बगैर इन्होंने तो चार्ट रखा और चार्ट कर कर जो है ये बस ऐसे करते चले गए। 2 ST SC, 2 महिला और 2 जेंट्स और 2 जर्नल और 2 इस तरह क्लास ये बांटते चले गए। इससे तो ये मालूम होता है हमें, जैसे आपने बताया कि वहाँ देवनगर में जो है वहाँ ST SC सीट थी और वहाँ ST SC की जो है वो ज्यादा तादाद है और उसको जर्नल कर दिया गया। तो इन्होंने जो है बस वो लाइन से जो है ना, वो जैसे OD1 है ना कि एक बंदे खुला है, इसी तरह इन्होंने जो है ना इसको डिवाइड इस तरह करते चले गए। और जहां तक आप ये कहते हैं कि इसके खिलाफ जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट इस बात को मानेगा नहीं, और कोर्ट भी जो है उसमें ये सब उसको पेंडिंग में चला जाएगा। और इलेक्शन कमीशन इस बात को मानेगा नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे इस काम में कोई और दखल अंदाजी करे, ना ही कोई पार्टी चाहेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन से हम खामखा कोई सरदर्दी ले। हाँ, या तो फिर कोई पार्टी के अगेंस्ट, या फिर कोई पार्टी के अगेंस्ट जाके अपना सजेशन देगा। अभी शाहिद साहब भी यही कह रहे थे कि कोई पार्टी के अगेंस्ट जाके, या फिर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जाएगी तो शायद उसको लगे कि मेरा ये पैर यहीं से काट देंगे ये लोग। खैर, मैं अभी इस मुद्दे से बाहर आता हूँ। दूसरा मेरा एक ये सवाल है, आप अरशद साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मटिया महल विधानसभा, इसमें 2 वोट पूरी तरह से बहुमूल्य मुस्लिम है। तीसरा जो अजमेरी गेट वार्ड है उसमें भी मान सकते हैं कि 40% मुस्लिम ही आते हैं, मेरा अनुमान है। तो कितनी मुश्किल तमाम राजनीतिक पार्टियों को होने वाली है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि दोनों ही मेन फाइट में रहेंगी। कितनी मुश्किल होने वाली है
कि एक एक सीट पे जहां 5-5 6-6 दावेदार थे, अब वो एक ही सीट पर कह सकते हैं 15 वो तीनों वार्ड में से इतने कैंडिडेट थे और एक ही सीट पे अब चुनाव होगा। और वहां मटिया महल में इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि वहां स्थानीय विधायक शोएब इकबाल हैं, क्या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे वहां से और या फिर दूसरे जो फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए क्या होगा? देखिए ऐसा है रब्बानी साहब, आले मोहम्मद को मेरे ख्याल में इतना टफ इसलिए नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी उनके जो फादर हैं शोएब इकबाल साहब, उनको इन्हीं तीनों वार्डों में एक जर्नल मिल गई है। इत्तेफाक से उनका नसीब अच्छा है कि उसमें एक जो है वो महिला की सीट गई है और एक ST/SC को गई है और एक जर्नल गई है। अगर ये जर्नल ना जाकर अगर ये भी सीट अगर किसी और उसको जाती, कास्ट को जाती, या ये जर्नल नहीं होती, तो आले मोहम्मद के लिए फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी का मेमोरेंडम है, बाप बेटे को टिकट नहीं दे सकते, आम आदमी पार्टी का लॉ है, पढ़िएगा जरूर। भाई मेरी तो आज भी आले मोहम्मद से बात हुई है और वो उन्होंने ये अपनी जो है सहमति यही जताई है कि मैं 87 से लड़ूंगा, और 87 क्योंकि उनके फादर के जो है विधानसभा के क्षेत्र में आता है, इसलिए उनको यहाँ 87 में ज्यादा आसानी है। और रहा ये कि भाई आम आदमी पार्टी का ये है कि एक ही घर में जो है 2 टिकट नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि वहां भी पेश आया था ये आपका सीलमपुर से अब्दुल रहमान साहब ने अपनी मिसेज को टिकट दिलाने की बहुत कोशिश की थी और उनको यही कहकर जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि आप यहाँ की काउंसलर सीट छोड़कर MLA हैं और एक ही घर में 2 टिकट नहीं दिए जा सकते। यही प्रॉब्लम जो है शोएब इकबाल साहब के साथ भी आ सकती है और आले मोहम्मद के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। बिल्कुल आपने सही फोकस किया इस बात को, लेकिन आले मोहम्मद जो है वो अभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, वो कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अब क्या करें। अभी तो केजरीवाल जी आज चले गए हैं पंजाब और वो 30 तारीख को आएंगे, बाकी 1 तारीख से ही इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श हो सकता है, तभी कुछ बात सामने आएगी। तब तक के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। बाकी कोशिश में तो 87 के लिए पूरे लगे हुए हैं। मेरी आज आले मोहम्मद से आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा 87 के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप तैयारी कर लीजिए। शाहिद साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, वादे कर कर और काम करने का जो उनका तरीका है उससे शायद जनता खुश थी, शायद इसीलिए उनको विधानसभा चुनाव में जिताकर भेजा। तो निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी दावेदारी कर रही है कि हम लोग विधानसभा जीते और निगम भी जीतेंगे। तो कहां तक आप मानते हैं कि ये इनका जो सवाल है ये कामयाब हो पाएंगे यहाँ, या फिर दिल्ली में जो शराब के नए ठेके खोले गए हैं इन पर चुनाव होगा? आपका माइक बंद है, मैंने हेलो, आ गई, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ नॉर्थ ईस्ट के दंगों से पहले हुआ, और अभी जो चुनाव होने जा रहा है, निगम का चुनाव होगा, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे हैं और कोरोना को जिस तरीके से तबलीग मरकज़ के साथ जोड़ा गया था, वो इस इलेक्शन में ज़रूर प्रभाव अपना डालेगा। तो जो जैसा कि वो सीलमपुर की सीट पर चौधरी जुबैर अहमद ने जहां वो हराया पूर्व विधायक को, वही कह रहे हैं आप? डेफिनेटली जी हाँ। तो ये जो, लेकिन जो सूत्रों से खबर मिली है वो खुद भी आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि हमें ये जो चुनिंदा वार्ड है मुस्लिम बहुल वाले, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो कैंडिडेट अपने तौर पे वहाँ देखेंगे क्या है, इनका फोकस तो दूसरी जगहों पर रहेगा। और नॉर्थ DMC की जो बात करें तो इसमें मेरे अनुमान के मुताबिक सत्ता में आम आदमी पार्टी ही आ रही है। इसको मेरे सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक इनको 60 सीटें इसमें मिलने जा रही हैं 104 में से। लेकिन जो हमारे मुस्लिम एरियाज हैं तो उसमें इनको मुंह की खानी पड़ सकती है, ऐसा मुझे यकीन है इस बात का। और जैसा भी अरशद भाई ने बात करी आले मोहम्मद इकबाल साहब, उस पर एक जो है कांग्रेस के जो हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार जी, उनका एक बयान मैंने पढ़ा है किसी जगह कि कांग्रेस से जो मैं एक अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद दल बदला है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, कुछ भाजपा में चले गए हैं, वापस संपर्क में हैं, वो वापस संपर्क में है, ऐसा उनका एक बयान जागरण के अंदर आया है। तो इससे लगता है उनका इशारा जो है
मुकेश गोयल भी हो सकते हैं, आले मोहम्मद इकबाल भी हो सकते हैं, उषा शर्मा भी हो चूंकि सकती हैं। उषा शर्मा भी हो सकती हैं। तो ऐसे वातावरण में तो आले मोहम्मद इकबाल अगर आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं तो यकीनन उनको नुकसान होने का चांस है। इसलिए ये भी समीकरण हो सकता है, अगर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया या आम आदमी पार्टी से भी वो देखेंगे इक्वेशन क्या हो सकती है। तो मेरी अपनी जाती राय है शाही कि साहब शाही साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस उनको आले मोहम्मद को वापस लेगी? बुरे वक्त में छोड़कर गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती है कि हमारा कौन कैंडिडेट वार्ड से सीट निकाल कर ला सकता है। तो ये भी मतलब इनके यहाँ कोई हार्ड कोई इसके सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बेशक आले मोहम्मद इकबाल इस पोजीशन के नेता हैं कि वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो उनकी इक्वेशन क्या बनती है, क्या इन हालात में जैसे कांग्रेस को धोखा दिया है इन्होंने, तो बल्कि मैं ये समझता हूँ रब्बानी साहब, थोड़ा सा आपकी लीड से अलग बात कर रहा हूँ मैं, ये कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी दल बदलुओं को ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में अभी लोकल बॉडीज में दल बदल कानून लागू नहीं है, तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए जब ये अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं, अपने सिंबल दे रहे हैं, तो उनसे उसी वक्त की एफिडेविट ले लिया जाए कि अगर मैं पार्टी को दल बदलूंगा तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये अंडरटेकिंग इनसे लिया जाए। नहीं, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। और कम से कम जो भी दल बदले, कम से कम ये प्रावधान बनना चाहिए कि कम से कम जो भी दल बदले, चाहे वो विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, माफ कीजिएगा, या फिर काउंसलर हो, या कोई एक बीडीसी का मेंबर ही हो, कि वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी होना चाहिए। ऐसा कानून बनना भी चाहिए। सन 2020 में भी एक ऐसा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है, लेकिन उस पर जो है उसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर अटल नहीं रहेंगी। हाजिर शाद, मैं आपसे पूछ रहा हूं आखिरी सवाल, आप मुझे बताइए कितनी मुश्किल होगी दिल्ली दंगा, तबलीग का मरकज और ये शराब के ठेके, 3 बड़े मुद्दे हैं बिल्कुल आपके सामने। फ्री बिजली, फ्री पानी भी है, अच्छे स्कूल्स भी हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे नहीं होंगे? हाजिर शाह साहब, हाजिर शाद हैं क्या हमारे बीच? हारिस सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाजिर शाह साहब तो शायद हमारे पैनल से ही चले गए। कामरान भाई हमारे पैनल में हैं क्या अभी? जी कामरान साहब। जी बताइए भाई। जी बताइए भाई, क्या जनाब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली दंगे, तबलीग का मरकज और ये नए शराब के ठेके कितनी दुखाएंगे आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी तो इन्हीं चीजों के लिए जानी जाती है। जी वैसे मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह सब्स्टिट्यूट बॉडी है बीजेपी। आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट बॉडी है आम आदमी पार्टी? वॉइस आपका क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कामरान भाई। अरशद साहब आप भी जवाब दे दीजिए इस पर, कितना दुखाएगा ये, कितना नुकसान होगा इंडस्ट्री? देखिए ऐसा है कि ये शराब का, दिल्ली दंगों का और ये जमात का, ये जो 3 जो है, इससे जो है सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इसका असर होगा, और वो भी इतना ज्यादा देखने में नहीं आएगा क्योंकि लोगों की मेमोरी जो है वो बहुत वीक है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अलबत्ता ये है कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट ने अगर इन मुद्दों तो मैं कहूँगा ये 50-50 रहेगा, और मुस्लिम एरियो में जो है वो शख्सियत पर वोट दिया जाता है, और पार्टी जो है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाएगा इस मर्तबा। शख्सियत में यह है कि अगर आप पार्टी ने अगर सही कैंडिडेट को टिकट दिया तो वो फाइट करेगा, और अगर सही कैंडिडेट को अगर नहीं दिया तो वो फाइट से बाहर हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। और
मुस्लिम एरिया है, ये ओखला की साइड है और हमारा ये वॉल सिटी है, सीलमपुर जाफराबाद है। यहाँ यही तकरीबन मैं समझता हूँ कि 15 से 20 वार्ड पर इसका असर होगा। इससे ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि लेकिन अदर्स पार्टी ने शराब के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। अभिषेक दत्त जो लाजपत नगर से पार्षद हैं, वो कैंपेन चला रहे हैं लगातार ट्विटर पर, जमीन पर, और वहां लोगों की राय ले रहे हैं। एक तरह से चुनाव करा दिया उन्होंने शराब के ठेकों पर। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ शराब के मुद्दे पर एकदम बहुत तेजी से उठाया गया था। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हवा काफी दी और काफी इसके ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए। और यहाँ तक के सीताराम बाजार में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी इस पर धरना दिया था, और यहाँ के जो इस सीताराम बाजार वार्ड के जो महामंत्री और ये तमाम संगठन मंत्री, ये तमाम इन लोगों ने धरना दिया था। तो लेकिन वो मामला जो है वो कोर्ट में जाने से ही मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सुलझा था, और जो किराए पे जो जगह जिसने किराए पर दी थी उसी ने जो है अपना नाम वहां से वापस ले लिया था। नहीं, उनसे तो मेरी पर्सनली बात हुई, उन्होंने कहा मुझे तो दूध की दुकान 60,000 पे गई थी, शराब में 2.5 लाख मिल रहा है तो मैं क्यों ना दूं। कह रहे हैं अभी भी कोई आएगा मैं तो दूंगा। लेकिन बाद में जो है उन्होंने प्रेशर में आकर, जब ये एक मामला कोर्ट में गया, ये जब इसकी पीआईएल उस डाली गई उसमें, तो उसमें वो पीछे उन्होंने अपने कदम खींच लिए। उन्होंने सोचा कि इलाके में दुश्मनी लेने से अच्छा तो यह है कि वो 60,000 अच्छे हैं। लेकिन आले मोहम्मद इकबाल तो वो, आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट में पीआईएल गई, लेकिन आले मोहम्मद इकबाल तो उन्हीं दिनों जब वो पीआईएल लगाई गई थी, वो लेटर ले लेकर वहां सीताराम बाजार के हर गली गली घूम रहे थे कि शोएब इकबाल साहब के माध्यम से ठेका रुकवा दिया गया। देखिए, एक काम होता है तो उसके लिए सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीके से वो जाते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान के मामला है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा, उसमें भी हम लोग अलग अलग तरीके से गए। लेकिन जब उसमें कामयाबी मिलेगी तो जाहिर बात है हर आदमी ये कहेगा कि जी हमने ही किया था तो इस वजह से हुआ। नहीं तो वहां क्यों नहीं गए आले मोहम्मद इकबाल? दिल्ली गेट कब्रिस्तान क्यों नहीं गए आले मोहम्मद इकबाल? देखिए, दिल्ली गेट कब्रिस्तान वहाँ उनका अपना एक क्या उन्होंने सोचा, वैसे उन्हें जाना चाहिए था। अब वो अगर ये सोचते हैं कि वो हमारी विधानसभा में नहीं आता और सीताराम बाजार में इसलिए गया था, वो हमारी विधानसभा में आता है, तो यही हो सकता है। बाकी इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और कोई एक्सक्यूज उनके पास नहीं होगा। चलिए मैं इस पर जरा शाहिद साहब की राय ले लूं, उसके बाद आखिरी सवाल हम एक करेंगे जामा मस्जिद वार्ड को लेकर कि वहां क्या कुछ सियासी समीकरण रहने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर, सीताराम बाजार वार्ड पर एक बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अजमेरी गेट और दिल्ली गेट वार्ड है वो तो लेडीज कर दिए गए। शायद जामा मस्जिद की काउंसलर को इधर दिल्ली गेट शिफ्ट कर दिया जाए, वो महिला है और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन जो इधर अजमेरी गेट पे राकेश कुमार लड़ा सकते हैं अपनी बीवी को, उधर कृष्ण मुरारी जाटव लड़ा सकते हैं, या संजय यादव, अगर नहीं वो एससी कैटेगरी में नहीं है तो शायद वहां महिलाओं के लिए इतनी मुश्किल ना हो, कोई भी कहीं से पैराशूट कैंडिडेट लाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन जो मुश्किल होगी वो चाहे जामा मस्जिद वार्ड की बात हो या सीताराम बाजार की बात हो। तो मैं शाहिद साहब, आप अभी फिंगर उठा रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, ऐसा है, शराब के ठेकों पर जो बात चल रही है, हमने इस सिलसिले में 5 विधानसभाओं को लेकर आरटीआई डाली थी, और उसमें आरटीआई में यह भी सवाल किया गया था एमएलए का क्या रोल इसमें है। तो ये जो ठेका बंद करने की बात आई है, आरटीआई के माध्यम से जो हमारे पास जानकारी है और दूसरी जो जानकारी आई है उससे बात स्पष्ट हो गई है। जो सीताराम बाजार का वेंडर था, उसने जो है अपना रिप्रेजेंटेशन को खुद वापस लिया है, इसलिए वो ठेका बंद किया गया है। किसी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर वो नहीं हुआ है। और संजय यादव जो वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से एक पिटीशन लगाई गई थी और कॉरपोरेशन में भी कंप्लेंट फाइल करी गई थी, क्योंकि वो दूध भंडार वालों ने 2 दुकानों को क्लब करके ये करा गया था, जो एमसीडी बायलॉज का उल्लंघन है। इसलिए उसमें लीगल टेक्निकलिटीज खड़ी हो गई थी। उस आधार पर वेंडर ने यही मुनासिब समझा कि अपना रिप्रेजेंटेशन वापस ले लिया जाए। जब रिप्रेजेंटेशन ही वापस हो गया तो जाहिर बात है फिर एक्साइज डिपार्टमेंट उसका तो लाइसेंस को ख़त्म करेगा, तो रद्द नहीं कराया उसके लाइसेंस को, बल्कि उस जगह के लिए उसको अल्टरनेट जगह के लिए कह दिया गया है। मुझे ऐसी जानकारी है कि फरवरी महीने में दोबारा से टेंडर निकालने वाली है दिल्ली सरकार। शराब के जो ठेके रह गए हैं, जो जिस वजह से रुक गए, उनके लिए दोबारा भी अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, तो ऐसे करीब जो 16-17 जगह हैं जहाँ ये चीज़ें इस तरीके से लीगल चीज़ में चली गई थी, तो उनको अल्टरनेट, क्योंकि उनको
अवार्ड तो कर दिया गया है लाइसेंस। अब शॉप कहाँ खोलनी है, उसके लिए अगर एक जगह दिक्कत आ रही है तो वो दूसरी जगह खोल लेंगे। तो ये वो होगा, चाहे वो फरवरी में हो, मार्च में हो, तो वो तो जो उन्होंने 850 के आसपास खोलने हैं वो तो खोलेंगे एज पर पॉलिसी। हम्म। ऐसी चीजें आ रही है। चलिए, और सीताराम बाजार दूसरे में तो एक एक पार्टी से 10-10 कैंडिडेट, 5-5 कैंडिडेट रहेंगे। कुंवर शहजाद हो, महमूद जिया हो, हामिद खान हो, भरे भरमार है हर एक पार्टी में। या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, आले मोहम्मद इकबाल, खुद साजिद अंसारी हैं। देखिए, और मुझे मुझे जो जानकारी आई है उसमें वार्ड 87 की जो मौजूदा काउंसलर है सीमा ताहिरा, उनको गालिबन कांग्रेस वार्ड 88 से उतारने जा रही है। हम्म, इसलिए अगर कांग्रेस सीमा ताहिरा को, चूंकि एक पॉलिसी डिसीजन कांग्रेस के अंदर हुआ है, तो गिने चुने ये नॉर्थ दिल्ली के अंदर 9 कांग्रेस के काउंसलर रह गए हैं, हम्म, बाकी तो दल बदल के चले गए। जी, तो अब जो 22। 9 काउंसलर हैं, 9 काउंसलर इसमें रह गए हैं कांग्रेस के, तो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है कि जो सिटिंग काउंसलर हैं उनका टिकट नहीं काटा जाएगा, उनको रिपीट करा जाएगा। अब उनकी सीटें अगर जनरल या लेडीज वगैरह हो गई हैं, तो सीमा ताहिरा का वार्ड जो है वो जनरल में चला गया 87, 88 को लेडीज कर दिया गया है, और इस वक्त मौजूदा तौर पर रह भी 88 में रह रही हैं। तो सीमा ताहिरा को कांग्रेस जो है 88 से गालिबन उतारना जा रही है। लेकिन तो अगर सीमा ताहिरा को महमूद 88 जिया भी तो कब से इंतजार कर रहे हैं। महमूद जिया तो अगर पिछली बार अगर मजबूरी के तहत थे ना। अगर अगर वार्ड 88 में सीमा ताहिरा को उतारा जाता है, तो कांग्रेस फिर महमूद जिया को 87 में रिपीट नहीं करेगी, ये मेरा ऐसा अनुमान है। तो अब 87 के अंदर दूसरे कैंडिडेट भी जो हैं, हमारी चर्चा हो रही है, जितने भी लोग फील्ड में हैं, ऑब्जर्वर ने जो इनके डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर हैं या ब्लॉकों के ऑब्जर्वर हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। तो वो भी हमसे भी नाम मांग रहे हैं। हालांकि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि काफी अरसे से हम लोग यहाँ के लोगों के टच में हैं, 45 साल हमारा सोशल लाइफ में हो गया है। तो इसलिए हमसे भी कुछ पार्टियों ने इसमें नाम मांगे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों। हम तो न्यूट्रल आदमी के को वो देख रहे हैं कि भारी कौन रहेगा। अब जैसे वार्ड 87 में चूंकि घमासान होगा, वहाँ आम आदमी पार्टी के आपने जिक्र किया अकबर हैं, जिनकी बहन लड़ी थी, साजिद अंसारी हैं, अभी आपके सामने हाजी इरशाद कुरैशी साहब ने भी अपना प्रपोजल रखा है, और दूसरे भी कई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। हम टिकट के दावेदारी करेंगे। अब सारे वार्डों को छोड़कर खाली 87 और 85 पे ही फोकस रहेगा। तो 85 से बहुत आप सारे किसको लोग मान रहे हैं? ऐसे आम आदमी पार्टी से 85 से कौन आएंगे? आम आदमी पार्टी से कौन आएंगे 85 से? देखिए, प्रायोरिटी क्रम में अगर लेकर जाया जाए, अगर आम आदमी पार्टी के डिसीजन को माना जाए कि एक फैमिली से एक को देंगे, तो वो ये तो आले मोहम्मद इकबाल को देंगे, सुल्तानाबाद को देंगे। नहीं, वो तो अगर सगे भाई नहीं है ना, वो तो सगे के लिए है वो कानून, एक खानदान अच्छा, के अब लिए थोड़ी है। दूसरी चीज ये है कि सिटिंग काउंसलर है सुल्तानाबाद, उनको वार्ड 85 लड़ने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। पार्टी उन्हें भी वहां से कैंडिडेट बना सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगी। सेकंड जो है, गालिबन मैं समझता हूँ रियाज चौधरी भी हो सकते हैं, हाजी इरशाद कुरैशी भी 85 से हो सकते हैं। तो और भी कोई नाम मेरे सामने आए हैं, तो अभी जाहिद तो बॉस पार्टी हैं, डिसाइड करेगी। पुनरदीप सिंह सानी है, जाहिद, उनको हाँ, प्रहलाद सिंह सानी अगर लगातार मेहनत करा रहे हैं वार्ड हाँ 85 में। तो ये भी अपनी जगह सही है बात, क्योंकि अभी तक का जो सिस्टम देखने में आया है, जो सिटिंग एमएलए होते हैं किसी पार्टी के, उनके रिकमेंडेशंस पे होता है। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो ऐसा सिलसिला चलाएंगे, क्योंकि इनके जो 62 एमएलए हैं वो अपने घर परिवार के लोगों को टिकट मांगेंगे। तो प्रहलाद सिंह साहनी साहब का अगर राय ली जाएगी, तो प्रहलाद सिंह साहनी के नजर में मैं समझता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जाहिद बहुत सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में उनके पास भी कोई और कैंडिडेट वहां से है, शायद उनके ऐसा मेरे बेटे हो पास सकते सोचना हैं। है। अरशद साहब, कांग्रेस से आप किसको मानते हैं? वार्ड 85 बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई एक कांग्रेसी नजर नहीं आता वहां। हाँ, बिल्कुल सही सही आपने बताया कि वार्ड 85 में कांग्रेस से कोई भी मजबूत दावेदार अभी तक सामने नहीं आया है, कोई नजर नहीं आया है। अब मेरी तो एक नजर आती है, क्योंकि अलका लांबा जी कांग्रेस में जब से गई हैं, तो उन्होंने ये कोशिश की कि अपने इलाके में इधर से वार्ड 85 से वो अपनी मर्जी का किसी कैंडिडेट को वो नाम आगे लाएंगी, और मुझे लगता है कि वो उनका इसमें काफी हाथ रहेगा उनको यहाँ किसी भी कैंडिडेट के लिए। और इसमें
मैं समझता हूँ कि नाजिम जो हैं वो इस लाइन में उनको भी रखेंगी। अलका लामा जाहिर बात है वो उनसे जुड़े हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं और पार्टी के साथ वो आए हैं। बाकी कोई खास मुझे फिर तो नजर आता नहीं है वार्ड 85 से। और और आम जहां आद- तक ये रहा कि सुल्तानाबाद तो क्योंकि वहाँ की सीट जो है वो जर्नल की गई है, तो सुल्तानाबाद को जो है वहां से ना लेकर खुर्रम जो है खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी मेरी सोच है। और मैं शाहिद गंगोई साहब से मैं एक बात ये मालूम करना चाहता हूँ कि वार्ड 87 में आले मोहम्मद कोशिश में लगे हुए हैं, तो आले मोहम्मद को अगर एक ही घर में 2 टिकट वाली पॉलिसी जो है अगर केजरीवाल जी ने वो अपनाई और उसमें उनको टिकट नहीं दिया, तो क्या आले मोहम्मद किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे क्या? और लड़ेंगे तो फिर ये जो है इलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा, ये सभी के लिए, कांग्रेस के लिए भी, आले मोहम्मद के लिए भी, आप पार्टी के लिए भी। बिल्कुल ये सियासी ऐसा मैं गलियारें चल समझता रही हूँ। हैं। और एक अब्दुल अमीर अमीरो जो वार्ड 87 से सीताराम आजाद से, शायद वो भी अभी बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और अब्दुल अमीर अमीरो नहीं सुईमलान देखिए, उनका गढ़ माना जाता है। उनका गढ़ माना जाता है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें जो है रेस में, जैसा कि मुझे उनसे रविंदर गुप्ता जी से मालूम हुआ है, जो एमएलए पिछली बार लड़े थे और हार गए थे, वो उन्होंने ताबीन का नाम आगे रखा है, ताबीन को वो आगे लेकर आ रहे हैं। नहीं तो और अमीरो तो, इसमें अब्दुल अमीर अमीरो तो पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से लड़ चुके हैं। जी हाँ, वो लड़ चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी जो है उनको टिकट नहीं देंगी, और वो इस रेस में जो है मैं समझता हूँ कि वो काफी पीछे हैं। और इस रेस में अब्दुल आमिरो साहब से ऊपर जो है ताबीन चल रहे हैं आजकल। और अभी यहाँ 26 जनवरी को जो कैंप लगाया गया था, सॉरी 26 को नहीं, 25 जनवरी को जो कैंप 26 लगाया जनवरी गया को ही था, कैंप जहाँ लगाया गया था शायद। जी नहीं 26 में। 26 को नहीं, नहीं 26 में नहीं, 25 जनवरी को लगाया गया था कैंप। जी चलिए उस 25 कैंप में। में मैं मौजूद था, जिसमें श्रम कार्ड वगैरह बना था, वोटर आईडी बने थे। तो मैं उसमें देख रहा था कि संगठन के काफी लोग आए हुए थे बीजेपी के, और मैंने उनसे अलग अलग बात की कि भाई ताबीन जो है क्या ये भी रेस में है? तो उन्होंने इस बात को इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि देखें पार्टी क्या वो करती है, नाम तो इनका भी चल रहा है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वार्ड 87 में बीजेपी के लिए जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे चली जाएगी, अगर आले मोहम्मद किसी और पार्टी से टिकट लेते हैं, आप पार्टी से नहीं मिलता है, या वो किसी और वार्ड में नहीं जाते हैं, तो और किसी भी पार्टी से ले सकते हैं वो। अब वो कौन सी पार्टी होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर आले मोहम्मद ने जो काम किया है 88 में, और क्योंकि विधानसभा में वो वालिद साहब के काम भी जो है वो पूरी दिलचस्पी से तीनों वार्ड में देखते हैं, उसके चलते अगर वो आजाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे तो वो फाइट में रहेंगे, और वो एक मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि लोग जो है वो तीनों वार्ड में उनके काम को ज्यादा सराहते हैं। उनके वालिद तो की ये वजह तो से, मेरी सोच है, क्योंकि बाकी उनके, क्योंकि अभी हाँ। काउंसलर्स को फंड मिल भी नहीं रहा है और विधायक का फंड जो है वो लगा रहे हैं। शायद इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ जाए। ये सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चा चल रही है। मैं शाहिद गंगोई साहब आपसे कहूंगा कि एक आधे या 1 मिनट में आप वॉल्ड सिटी की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी निगम चुनाव को लेकर? क्योंकि आप लोग क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं, चर्चाएं रहती हैं और उन चर्चाओं के बीच में आप तमाम लोगों को सुझाव भी देते रहते हैं। आधे 1 मिनट में आप अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं तंजील खान आपसे भी पूछूंगा। मेरी यहाँ के मतदाताओं से अपील यही है कि जो निगम के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप ये देखिए कौन कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है, जो लोकल आपकी समस्याएं कौन उसको उचित तरीके से कर सकता है, और वो अपना दल नहीं बदलेगा, इसको भी देखना है। क्योंकि ये तो एक धोखा हो गया आवाम के साथ। मान लीजिए आम आदमी नहीं, पार्टी अगर का आम ठप्पा आदमी लेकर पार्टी से कोई, टिकट नहीं मिला अब आले मोहम्मद तो उनको दल तो बदलना ही पड़ेगा ना। नहीं वो अपने चुनाव से पहले दल बदल सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो दल बदला जाता है वो जमीर के खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। तो वफादारी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूँ आले मोहम्मद इकबाल या उनके फादर, उनका इलाके में काम है, इसमें कोई शक नहीं, जैसे अरशद साहब ने कहा। तो अगर उनको आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो उनको किसी पार्टी की टोपी ओढ़ने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी छवि ऐसी है, उनके कार्य ऐसे हैं। तो उन अच्छा, क्योंकि इन तीनों दलों को छोड़कर अगर किसी पार्टी से आते हैं तो यहाँ किसी पार्टी के तो केडर है नहीं। जो भी ये वोट पकड़ेंगे आले मोहम्मद इकबाल, तो अपने अपने वर्क के अगेंस्ट, अपने फेस वैल्यू पे ही होगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा वो किसी दल की टोपी ना ओढ़ें और अपने बलबूते पे, अपने काम पे
अपनी फेस वैल्यू पे ही इलेक्शन में आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, आगे उनके लिए फ्यूचर में भी प्रोस्पेक्ट रहेगा उसमें वो। तंजिल साहब, आप क्या अपील करेंगे? एक अपील जनता से, पुरानी दिल्ली के मतदाताओं से कर दीजिए आप भी। शुक्रिया रब्बानी साहब, आपने बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सारे माहौल में मतदाताओं को देखना जागरूक होना चाहिए इस टाइम, और देखभाल से अपना वोट करना चाहिए क्योंकि इस टाइम माहौल खराब चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, मैं आपसे आखिर में पूछ रहा हूँ कि ये दिल्ली दंगे का जो फैक्टर है, शराब वाला फैक्टर है, या फिर दिल्ली मरकज निजामुद्दीन का फैक्टर है, या फिर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का धर्म का फैक्टर है, तो वो कितना काम कर पाएंगे वो सारे फैक्टर? बीजेपी के लिए धर्म का फैक्टर, कांग्रेस के लिए ये अच्छा रहेगा कि कांग्रेस शराब का मुद्दा उठाएगी, दिल्ली मरकज पे उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, एआईएमएम भी 70 वालों पे चुनाव लड़ रही है, वो थोड़ा सा मुझे आप बताइए। इम्पैक्ट तो पड़ेगा क्योंकि अभी जो मंदिर बना है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, जैसे कि हम चुनाव में भी देख रहे हैं, वोटर कंफ्यूज है कि धर्म का मुद्दा लेके चले या विकास का मुद्दा लेके चले, लेकिन इन सारी दौड़ों में ना तो विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है, हमेशा धर्म का मुद्दा आगे आ जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ धर्म का मुद्दा भी इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर, सारे चुनाव के ऊपर, दिल्ली में भी इसका असर पड़ेगा। अरशद साहब, आपको क्या लगता है? आधे मिनट में बात खत्म कर दीजिए। नहीं जी, इसमें धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि ये छोटा इलेक्शन है, काउंसलर का इलेक्शन है, छोटे इलाके का है, इलाका ही उसमें जो है। नहीं तो बीजेपी तो धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है, हर कहीं छोटा हो बड़ा हो कहीं भी हो। आप हैदराबाद को याद कर लीजिए, हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में जाके उन्होंने वही धर्म का मुद्दा कि हम राम को लाए हैं, वो तमाम भगवा झंडे लेकर वहां पहुंचे थे। छोटा चुनाव था। यूपी में देखिए आप, शुरू में जो है ये योगी जी जो है ये लेकर इन्होंने नारा लगाया था कि काशी अयोध्या में तैयारी है और अब मथुरा की बारी है। उन्होंने ये नारा लगाया था, लेकिन जब इसका सर्वे कराया, अपनी रैलियां की, तो उसमें पब्लिक ने विकास और रोजगार के आगे उसको मुद्दे को वो कर दिया, और आखिर में आके योगी जी को और बल्कि बीजेपी हाईकमान ने बाकायदा यहाँ हेडक्वार्टर में मीटिंग की और इस चीज को, इस मुद्दे को पीछे रखकर, और वो भी विकास के मुद्दे को वो भी अब गाने लगे। आपने देखा होगा, अब ये मुद्दा जो शुरू में उठाया गया था अयोध्या का, आज मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन से डिबेट में ये मुद्दा बिल्कुल है ही नहीं। अब तो सिर्फ बस एक रट लगा रखे, एक जिना मुद्दा और एक दूसरी वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। वो धार्मिक तो हो गया, पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा। वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो मुसलमान और वही तो हो गया, वो हिंदू मुसलमान वही तो हो गया वो। और पिछला चुनाव अगर आप निगम का देखें तो आम आदमी पार्टी उस वक्त भी दिल्ली में काम कर रही थी, उस वक्त भी वो सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए थे। उसके बावजूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही निगमों में अपनी सरकार बनाई। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो कोविड का जो ये चला है और ये जो सेकंड फेज जो ये गया है और फिर इन्होंने थर्ड फेज की जो वो किया है, इसमें जनता इतनी टूट चुकी है रोजगार से। अभी आप देखिए OD1 में जो है केजरीवाल जी के ऊपर कितना दबाव डाला गया है। सारे जो है जो व्यापार संघ के सारे तमाम जो है ट्रेड यूनियन के जितने प्रेसिडेंट वगैरह थे, ये सारे सब 3-4 रोज पहले केजरीवाल जी के पास गए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें खाने कमाने दोगे या नहीं। इस कोविड के चक्कर में हम बर्बाद होते जा रहे हैं। तो और अगले दिन जो है केजरीवाल जी को बयान देना पड़ा कि जी हमने तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने LG के ऊपर डाल दिया। और फिर वो 26 जनवरी की वजह से 2 दिन के बाद जो है 27 तारीख को मीटिंग बिठाकर इन्होंने वो चीजें सब हटानी पड़ी। तो इसमें रोजगार का मामला जो है वो ज्यादा ऊपर आ रहा है। और ये दिल्ली में जो ये काउंसलर का इलेक्शन होगा, ये धार्मिक इसमें कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ काउंसलर का ये देखा जाएगा कि उसकी छवि कैसी है। जनता देखेगी कौन काउंसलर जो है हमारे एरिया में पीछे उन्होंने काम किया है या पीछे क्या उसका काम का तरीका कार रहा है। वो अगर पब्लिक को पसंद आएगा तो उसको वोट देंगे। बाकी नए कैंडिडेट में अगर वो देखती है कि नया कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है और हमारे लिए कुछ करेगा और इसके अंदर जोश है, और तो उसको वोट देगी। इसमें छोटा इलेक्शन है, इसमें धार्मिक का मुद्दा मैं समझता हूँ कि कोई खास नहीं रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हम जमीन पर उतरकर हमारी टीम द वेयर पॉइंट न्यूज में खुद लोगों से, जनता से ही जानेंगे, क्योंकि ये जनता का ही एक लोकतंत्र में लोगों को चुनने का ये एक
पूरा प्रावधान है। तो जनता से ही हम इन तमाम मुद्दों को, निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन ये निगम एशिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का ये निगम है और बहुत अहमियत रखता है अपने आप में। इसको लेकर जनता के बीच में हम पहुंचेंगे और उनसे तमाम सवालों को लेकर जो यहाँ चर्चा हुई, और फिर उन तमाम सवालों को लेकर आप सबके साथ बैठेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने, शाहिद गंगोई साहब, अरशद फाकरी साहब, तंजील साहब और नदीम साहब, सभी ने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब। आधे घंटे जज़ाकल्लाह।